नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद 4 महाजों पर जंग छिड़ चुकी है। रवां इस जंग में मजीद शिद्दत आ सकती है। फिर इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया विंग है वो बराह रास्त इमरान खान के अपने कंट्रोल में है कि पीटीआई ने खुद को पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के हवाले से डिसमेंटल कर दिया है। तो माइनस पीटीआई के बाद का पाकिस्तान का जो मंजरनामा है वो कैसा होगा। कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के गुज़िश्ता रोज के इजलास में नवाज शरीफ ने शिरकत नहीं की, अख्तर मेंगल साहब ने भी शिरकत नहीं की। वज़ीर दाखिला जिनका होना इंतहा से ज्यादा जरूरी था यानी मोहसिन नकवी, वो भी शरीक नहीं हुए। कि दहशतगर्दी परवान चढ़ी कैसे, क्या हम इनको आईनी हाथों से निपटेंगे? तो क्या पहले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, हुकूमतों ने, इदारों ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने, एफसी ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में उन जिम्मेदारों का तायन हुआ कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस उरूज को पहुंची है? तो क्या पहले आपके पास वसाइल नहीं थे? क्या पहले आपके पास महदूद वसाइल थे? इनडायरेक्ट वे में खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रही है, तो रियासत और हुकूमत एक ही पेज पर खड़े दिखाई देते हैं। आपने अपने एलाबिये में अफगानिस्तान की तो बात की, तो भाई क्या पहले नेशनल एक्शन प्लान नहीं था? ये तो 2014 से था ना। नेशनल एक्शन प्लान डिसमेंटल हो गया, एपेक्स कमेटियां खत्म हो गई, तो फिर क्या हो रहा था? क्यों आप लोगों ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लिया? क्यों जनरल फैज हमीद का नाम नहीं लिया गया? क्यों इमरान खान का नाम नहीं लिया गया? वही सोशल मीडिया है जिसने गुज़िश्ता रोज पीटीआई को अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद 4 महाजों पर जंग छिड़ चुकी है। जी नाज़रीन, 4 महाजों पर जंग छेड़ दी गई है और तवक्को जाहिर की जा रही है कि रवां हफ्ते इस जंग में मजीद शिद्दत आ सकती है। रवां हफ्ते कुछ मजीद कवानीन भी सामने आ सकते हैं या फिर कुछ चीजों में तरमीम भी की जा सकती हैं, क्योंकि असेंबली का इजलास वैसे भी जारी है। लेकिन वो 4 माज कौन से हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें 2-3 नुकात ऐसे हैं कि जिनका पस मंजर जानना इंतहा से ज्यादा जरूरी है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया विंग है वो बराह रास्त इमरान खान के अपने कंट्रोल में है। इस वक्त जो पीटीआई के रहनुमाओं की ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह उनको जलील किया जा रहा है, उसमें जो सोशल मीडिया जो काम कर रहा है वो बराह रास्त इमरान खान के अंडर में काम कर रहा है और उस पर टोटल कमांड इमरान खान को हासिल है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से क्या अहम बात कही है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम इस पर भी बात करेंगे कि पीटीआई ने खुद को पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के हवाले से डिसमेंटल कर दिया है। क्या मामला माइनस इमरान खान की बजाय माइनस पीटीआई की तरफ चला गया है? और अगर मामला माइनस पीटीआई की तरफ चला गया है तो माइनस पीटीआई के बाद का पाकिस्तान का जो मंजरनामा है वो कैसा होगा? क्या वो एक पुरअमन पाकिस्तान होगा? क्या वो मुआशी और इक्तिसादी तौर पर अपने पांव पर एक खड़ा हुआ पाकिस्तान होगा? एक मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान होगा? मुहज्जिब पाकिस्तान होगा? इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन एक अहम तरीन मामला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के गुज़िश्ता रोज के इजलास में नवाज शरीफ ने शिरकत नहीं की। इसके अलावा अख्तर मेंगल साहब ने भी शिरकत नहीं की। इसके अलावा वजीर दाखिला जिनका होना इंतहा से ज्यादा जरूरी था यानी मोहसिन नकवी, वो भी शरीक नहीं हुए। तो वजीर दाखिला के साथ ही हम वजीर खारजा की कारकर्दगी पर भी एक नजर जरूर दौड़ाएंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आप अपने आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम प्रोग्राम को मजीद बेहतर करने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असेंबली के सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और वो इजलास अपने आप में एक बहुत वसी मफहूम रखता है और इस इजलास की इंतहा से ज्यादा जरूरत थी और क्यों थी इस पर बात करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मुतवातिर उलमा का कत्ल हो रहा है। आपने देखा होगा कि 10 से 11 उलमा कत्ल कर दिए गए। इसके अलावा आपने देखा होगा जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का मामला, फिर आपने देखा होगा कि पिछले एक अरसे से, यानी पिछले कुछ महीनों से दहशतगर्दी की लहर में इंतहा से ज्यादा शिद्दत आ गई थी। ये शिद्दत क्यों आई थी, क्या वजह थी, वजूहत क्या थी, इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह जो इसका एलामिया जारी हुआ है उसमें जो चंद एक बातें अहम तरीन कही गई हैं, जरा उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। सबसे पहले जो बात कही गई है इसमें वो ये है कि जो है वो कौमी सियासी व अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया गया है। ये वसाइल के बरूए कार लाने का जो मामला है इसको जरा आप जहन में रखिएगा। फिर कहा गया कि अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत की गई और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी व जरूरी कवानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर दिया गया है। ये जो कवानीन का निफाज है, जरा ये भी आप जहन में रखिएगा। फिर कहा गया है कि दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कमेटी ने कि सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। ये 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपसे कहे ज़हन-नशीं करने के लिए, जिसमें मैंने आपसे कहा था कवानीन का निफाज और फिर जो वसाइल के बरूए कार लाना। लेकिन मैं यहां से पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दी परवान चढ़ी कैसे, ये दहशतगर्दी किस तरह मामला हुआ है? क्योंकि अब आप आज बात कर रहे हैं एलामिये में कि हम इनको आईनी हाथों से निपटेंगे, तो क्या पहले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, हुकूमतों ने, इदारों ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने, एफसी ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी कि आज आपके पास आईनी हाथ आ गए हैं और पहले नहीं थे? क्या पहले हाथ कटे हुए थे तो आज आपको आईनी हाथ मिल गए? फिर आप कह रहे हैं कि जी हम पता नहीं कैसे क्या करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, किसी की जिंदगी महफूज नहीं है, जान और माल महफूज नहीं है, सफरी जो एक जरूरियात हैं वो महफूज नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में उन जिम्मेदारों का तायन हुआ कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस उरूज को पहुंची है? क्या वजह है, वो कौन है कि जिनकी वजह से? क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आते हैं। आप बात कर रहे हैं कि तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे, तो क्या पहले आपके पास वसाइल नहीं थे? क्या पहले आपके पास महदूद वसाइल थे? इसके अलावा अगर आप देखें तो इमरान हुकूमत को जिस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हटा दिया गया, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत रही है, यानी इनडायरेक्ट वे में खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रही है। और उसके बाद फरवरी के इंतखाबात के बाद से लेकर आज तक भी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को अगर हम देखते हैं तो रियासत और हुकूमत एक ही पेज पर खड़े दिखाई देते हैं या एक ही सिक्के के दो रुख दिखाई देते हैं। तो फिर क्या वजह है कि इस सारे अरसे में एक पता नहीं कौन सी पॉलिसीज थी, क्या कर रहे थे हुकूमत, क्या कर रही थी रियासत, कि दहशतगर्दी बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि जो है वो 24 घंटों में 57 दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। ट्रेन हाईजैक हो जाती है, फौजी जवान निशाना बनते हैं, उलमा निशाना बनते हैं, राह दंदनाता फिरता है। आपने अपने एलामिये में अफगानिस्तान की तो बात की, आपने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की नर्सरियां हैं, वहां हेचरीज हैं जिनको खत्म करना जरूरी है, जिसके लिए आप ये सब कुछ करने जा रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपसे बात की पहले कि 4 मार्चों पर आप जंग छेड़ने वाले हैं, लेकिन पहले इन चीजों का आप मुझे सवालों का जवाब तो दें कि पीडीएम की हुकूमत थी, उसके बाद फिर मुतवातिर 1 साल से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट, यानी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की तो नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी हुकूमत वजूद रखती है जो मुकम्मल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर है।
तो फिर दहशतगर्दी का खात्मा क्यों ना हो सका, इस तरह के इकदाम क्यों ना हो सके। इसके अलावा आपने बात की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की, तो भाई क्या पहले नेशनल एक्शन प्लान नहीं था? ये तो 2014 से था। 20 नुकात थे, फिर 14 हो गए, फिर उन पर अमल दरामद क्यों ना हो सका? क्या नेशनल एक्शन प्लान खत्म हो चुका था, मुअत्तल हो चुका था? क्या वजह थी? कहां गई थी एपेक्स कमेटी, वफाकी एपेक्स कमेटी, सूबाई एपेक्स कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट एपेक्स कमेटीज? वो क्यों जो है वो गैर मौसर हो गई थी? क्या उनको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते थे? क्या आप उनको मौसर नहीं बना सकते थे? तो इतने सारे अरसे में क्या होता रहा? ना नेशनल एक्शन प्लान डिसमेंटल हो गया, एपेक्स कमेटियां खत्म हो गई, तो फिर क्या हो रहा था? जिस तरह मैंने बात की कि आज आपको 4 महाजों पर जंग छेड़नी पड़ रही है, और ये चारों महाज इस्टेब्लिशमेंट के अपने क्रिएट करदा हैं, जिनमें सबसे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनकी हेचरीज हैं अफगानिस्तान में। फिर यहां पर तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वजूद जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मरून मिन्नत है। उसके अलावा आपको दूसरा जिनके साथ जंग छेड़नी पड़ेगी वो है बीएलए, बल्कि छेड़ी हुई है। तो बीएलए के साथ जो आपकी जंग है वो यकीनन एहसास महरूमी की वजह से जो बलूचिस्तान के हालात खराब हुए हैं, तो उनका भी तायुन हो जाना चाहिए था ना। उनका तायुन क्यों ना हो सका? क्यों आप लोगों ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लिया? क्यों जनरल फैज हमीद का नाम नहीं लिया गया? क्यों इमरान खान का नाम नहीं लिया गया? तो ये बहुत सारी चीजें। इसके अलावा आपने बात की है डिजिटल टेररिज्म की, तो उसके हवाले से भी आप करेंगे तो सीधी सीधी बात यही है कि पीटीआई को बंद गली में आपने ले जाकर छोड़ा है। बल्कि आपने क्या छोड़ा, खुद पीटीआई ने छोड़ा है। पीटीआई की गलत हरकतों ने, पीटीआई की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों ने, अवाम दुश्मन सरगर्मियों ने, गैर सियासी रवैयों ने, गैर इखलाकी रवैयों ने, गैर संजीदा रवैयों ने, ये पीटीआई ही है जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं, आज पूरी कौम भुगत रही है। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में अहम तरीन एक बात की तरफ निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेगुनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गेप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोधा के खून से भरते रहेंगे? तो इनडायरेक्ट वे में हुकूमत और रियासत का जो इस वक्त जो चोली और दामन का साथ है, जिसका इजहार बार बार वजीर आजम अपनी हर तकरीर में करते हैं, तो फिर ये गैप क्यों है? क्यों ये गैप पैदा हुआ? क्योंकि इस वक्त देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात चल रही है, तो फिर मुझे कह लेने दें कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कब से क्या सिविलियंस की हुकूमतें इतनी मुस्तहकम रही हैं कि जितनी इस्टेब्लिशमेंट मुस्तहकम रही है? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में हुकूमतें गिराती बनाती नहीं रही है? क्या बलूचिस्तान का मामला इस्टेब्लिशमेंट का नतीजा नहीं है? क्या हमने अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में नहीं लड़ी थी? और क्या हमने तहरीक तालिबान को जन्म नहीं दिया था? क्या हमने तालिबान को तरबियत नहीं दी थी? क्या ओजड़ी कैंप का सानेहा हमारे करतूतों का आईना या उसका अक्स नहीं था? उसामा बिन लादेन के मामले देखिए, बहुत सारी बातें हैं, तो हम माजी में नहीं जाते। हम माजी करीब की बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो उसके जिम्मेदारान है उनका तायन आपने नहीं किया। आप बता रहे हैं आईनी हाथों से सब कुछ, पहले आपके पास पहले भी यही अख्तियार थे, पहले भी यही कानून थे, पहले भी यही वसाइल थे, पहले भी यही सब कुछ था, तो फिर दहशतगर्दी को परवान चढ़ने क्यों दिया गया? तो खैर, बहुत सारी बातें, अगर बातें छिड़ेंगी तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में सहाफियों से और वकला से बातचीत की, और उस बातचीत के दौरान उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक तासुर दिया कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के जेर असर है, इमरान खान के ताबे है। और इमरान खान का इतना भरोसा है कि उनके नाम पे हर पेशी के बाद जो है वो ट्विटर पर उनका स्टेटमेंट जारी होता है तफसीली, और इमरान खान उसको ऑन करते हैं। और ये इनका सोशल मीडिया विंग इतना मुस्तहकम है कि गैर मुल्की जरीदों को इंटरव्यू तक लिख कर दे देता है और इमरान खान उसको ऑन करते हैं।
तो मसला ये है कि ये वही सोशल मीडिया है जिसने गुज़िश्ता रोज पीटीआई को अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया था। पीटीआई फैसला कर चुकी थी कि हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जाना है, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ? मसला ये है कि ये दो अफराद जो हैं आपके, जिनके आप अंडर अम्ब्रेला आप हैं, हामिद रजा साहब और दूसरे वो जो साहब हैं, उनकी अपनी हैसियत क्या है? उनकी अपनी कितनी निशस्तें हैं? क्या वो खुद पार्लिमानी कमेटी पार्टी बन सकते हैं? जो खुद अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन न लड़े हों, आप उनको इतना सब कुछ कह रहे हैं कि उनके दबाव में आकर आप लोगों ने यह फैसला किया कि हम नहीं जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो फैसला हुआ है, क्या हमाद अजहर, आरिफ अलवी, महमूद अचकजई, नासिर अब्बास और हामिद रजा के दबाव में आकर नहीं किया गया कि हमको इस कमेटी में नहीं जाना चाहिए? इस कमेटी में ना जाने के नुकसान कितने हुए हैं? और उसके अलावा मैं इस चीज को सिर्फ इतना आप ना समझें कि ये हुआ, लेकिन इमरान खान क्या कह रहा है, ये सोचने की बात है। इमरान खान कह रहा है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान दुश्मन नहीं है। अफगानिस्तान में जो दाइश जो वहां पर मौजूद है, जो पाकिस्तान में आकर हमारे बच्चों का कत्ले आम करते हैं, वो हमारे दोस्त हैं जी, हमारे दुश्मन नहीं है। आप उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। क्यों बिलावजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल ले रहे हैं? तो ये जो आप मोल ले रहे हैं की बात कर रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप हमें डरा रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि पीटीआई मेरी इजाजत के बगैर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में शिरकत नहीं कर सकती, यानी वो मेरी इजाजत से ही कौमी सलामती कमेटी में जाएंगे, यानी जा सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते, या तो फिर आपके जराइम आपके आड़े आ रहे थे, आप समझ रहे थे कि इस मीटिंग में वही इश्यूज ज़ेरे गौर आएंगे जो आपकी नाअहलियों, जनरल बाजवा की नाअहलियों, जनरल फैज की नाअहलियों, जनरल शुजा पाशा की नाअहलियों और जो दीगर जर्नल्स की पूरी कतार है, उनकी मुल्क दुश्मन रविश की वजह से आज पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंचा है। 80,000 जानों की कुर्बानियां जाया करवा दी आपने। आगे कह रहे हैं कि ग्राफ निकाल कर देख रहे हैं कि दहशतगर्दी 2021 तक कम हो गई थी और 2022 में फिर बढ़ना शुरू हुई। तो इस पर मैं कल के व्लॉग में तफसील से बता चुका हूं कि इमरान खान को जो हुकूमत मिली थी वो एक पुरअमन पाकिस्तान मिला था। आपने तो अमन का जनाजा निकाल के रख दिया। क्या मैं बार बार वो कब तक सुनाता रहूं कि जो आपने टीटीपी के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर और बिठाने की बातें की थी? क्या कह रहे थे आप? सिर्फ 5,000 ही तो हैं जी, वो बिल्कुल वो फाइटर हैं। तो शर्म नहीं आती आप लोगों को यार? इमरान खान ने वाजे किया कि मुल्क में आजादी, इत्तेहाद, कानून की हुक्मरानी और जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं। अगर ये इन चीजों के लिए मुझे अंदर रखेंगे तो मैं तैयार हूं। तो ब्लैकमेलिंग फिर क्यों कर रहे थे कि मुझे पैरोल पर रिहा करो, अल्लाह का वास्ता निकालो, मुझे आजाद करो? हर चीज में आप अपनी रिहाई बीच में लेकर आते हैं। आगे कह रहे हैं कि जी अगर ये समझते हैं कि इनके इन हरफों में इसकी वजह से मैं टूट जाऊंगा तो ये इनकी गलत फहमी है। ये जो मर्जी कर ले, मैं अपने असूल से नहीं हटूंगा। इन्होंने केसेस इल्तवा में रखे, मुलाकातों पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून काम नहीं कर रहा, इस वक्त किसी की मर्जी चल रही है। तो ये आपको हमें बेहतर बताओ, बेहतर पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान बदल चुका है। हम मजबूत खड़े हैं और हमें कभी अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानियों को मुल्क और उसकी सालमियत की दुआ कर लेनी चाहिए। तो इसके बाद मेरे ख्याल में वाज़ेह हो जाना चाहिए कि रियासत अब बात माइनस इमरान खान की नहीं रही, अब बात माइनस पीटीआई तक पहुंच चुकी है। और पीटीआई ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शिरकत न करके इस चीज की खुद बुनियाद रख दी है। क्या जरूरत है पीटीआई की होने की? क्या जरूरत है पीटीआई का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में होती तो सवाए बहतानबाजियों, इल्जाम तराशियों की और क्या कर सकती थी? जहां मामला पाकिस्तान की बका का आता है वहां पीटीआई बैकआउट करती है। क्या आपने नहीं देखा था कि पीडीएम की हुकूमत में फलस्तीन के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसी में पीटीआई ने बैकआउट किया था, फलस्तीन के मामले पर बैकआउट किया था, क्योंकि वहां पर इजराइल था। अब बैकआउट किया क्योंकि ये जानते थे कि टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है।
ये इस वक्त एक वीडियो मेरे बराबर में चल रही है, आप देख लें कि ये है टीटीपी के लोग, बीएलए के लोग, और किस तरह पीटीआई के परचम लिए खड़े हैं। तो मतलब अब किन हकायक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हकायक नहीं छुपते कभी भी। अब इस वक्त माइनस पीटीआई का फैसला तो हो चुका है, इस महीने हो अगले महीने हो, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाए या फिर कुछ और हो, क्योंकि जहां बात आती है डिजिटल टेररिज्म के खात्मे की, तो समझ लें कि वो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है। रियासत ने ये ठान ली है कि पीटीआई के सोशल मीडिया विंग को क्रैश करना है, स्मैश करना है, उसको नीस्तो नाबूद करना है, क्योंकि पीटीआई के इस डिजिटल टेररिज्म की कीमत पूरा पाकिस्तान चुका रहा है। इंटरनेट काम नहीं कर रहे, बिजनेसेस नहीं हो पा रहे, और आईटी का शोबा बर्बाद होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द पीटीआई। तो क्या है ये? इस तरह चलेगा? ये जब डिजिटल टेररिज्म की तरफ मामला गया ना, तो पीटीआई तो वैसे ही मिट जाएगी, क्योंकि पीटीआई चल ही सोशल मीडिया पर रही है। ये सारा प्रेशर सोशल मीडिया का है, क्योंकि पीटीआई स्ट्रीट पावर खो चुकी है। अब पीटीआई के पास प्रोटेस्ट पावर नहीं है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी क्वेटा के तमाम कैंपस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को जो जदीद असलहे से लैस करने के लिए कमोबेश 5.5 अरब रुपए दे दिए गए हैं। तो बहरहाल आगे चल के देखते हैं। तो जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि पीटीआई तो गई, पीटीआई को तो अब गया समझे। इमरान खान ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी, लेकिन सवाल यहां पर पैदा ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अहम तरीन इजलास में नवाज शरीफ, अख्तर मेंगल, मोहसिन नकवी क्यों नहीं थे? बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं थे? नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम रह चुका है। इस वक्त पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत है, वफाक में नवाज शरीफ की हुकूमत है, और खुद रुकने पार्लियामेंट है, 3 मरतबा का वजीर आजम है। तो क्यों आज इजलास से गैर हाजिर था, जबकि सारे कह रहे हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन करें तो करें क्या? नवाज शरीफ की अना, माजी के जख्म मुझे क्यों निकाला, ये उनसे नहीं भूलता। वो अभी तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से बात क्यों कर रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब नाराज हैं। और रहा सवाल अख्तर मेंगल साहब का, तो उनको पता था कि इस कमेटी की मीटिंग में बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ और जितनी भी जहादी और दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी होगी, और अगर वो इस मंजूरी में शरीक रहा तो फिर बलूचिस्तान में वो और उनके अहले खाना गैर महफूज हो जाएंगे, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, वहां के लोग उसको खदेड़ देंगे। तो इसलिए ये साहब नहीं थे। अब रहा सवाल मोहसिन नकवी का, तो मोहसिन नकवी की मुतअद्दिद वजूहात थी, जिनमें क्रिकेट में नाकामी, वजारत दाखिला का कलमदान संभालने में नाकामी, पीटीआई की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर, खुफिया मुलाकातें, पसे पर्दा राब्ते, पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिठाने की भरपूर कोशिश करना, अमन अमान पर काबू पाने में नाकामी, 26 नवंबर का हो जाना, 9 मई का हो जाना, तो उसके पास तो वजूहात हैं। तो फिर वजीर खारजा क्या कर रहे हैं? कहां है वजारत खारजा? कोई मुल्क का वजीर खारजा भी है? वो तो नवाज शरीफ का समधी है, वो शहबाज शरीफ का रिश्तेदार है भाई। वजीर दाखिला कहां है? तो बिलावल भुट्टो सही तो कह रहे थे कि पहले हम अपनी खारजा पॉलिसी की तो बनाए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है क्या? क्या इस वक्त जितने सबूत गुज़िश्ता रोज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में पेश किए गए, क्या इन सबूतों को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं जाया जा सकता था? क्या मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वफूद जाकर ये एक एक चीज रख के और अफगानिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकते थे? इसलिए कि वजारत खारजा में कोई वजीर खारजा हो तब ना। इसाक डार को कौन वजीर खारजा कहता है? वो तो नायब वजीर आजम है, वो तो मेरा नवाज शरीफ का समधी है। इससे बढ़कर और क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? यही बड़ी क्वालिफिकेशन है।
तो जिस तरह मोहसिन नकवी मुंह छुपाकर खिसक गए ना, इस तरह होना तो ये चाहिए था कि इसाक डार भी खिसक जाते। किस मुंह से आकर बैठते हैं और बातें करते हैं कि जिनकी कारकर्दगी 0 + 0 + 0 = 0 है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर मान लीजिए।